मुझे लगता है यूजीसी को ये रूल काफी पहले लाना चाहिए था, लेकिन अगर यूजीसी ने ये रूल लाया तो उन्हें अधूरा कानून लाने की तो कोई भी जरूरत नहीं। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक हम यही देखते आ रहे हैं कि जब हिंदुस्तान का संविधान भी बन रहा था तो मैक्सिमम कट कॉपी पेस्ट किया गया। जो वहाँ अच्छा लगा वो उठा के हमने रख लिया, जो किसी दूसरे जगह अच्छा लगा हमने वो उठा कर रख लिया। न केवल शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, बल्कि बड़े स्तर पर कई लोगों की चुप्पी यहाँ बहुत जायज़ बनती है, क्योंकि चुप नहीं रहेंगे तो राजनीतिक रोटियाँ सेकेंगे कैसे। मैं आपको हाल का ही एक मामला बताती हूँ, जहाँ मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया था। वो मुझसे कह रहा था कि बातों बातों में कुछ हल्की फुल्की मजाकिया बहस हुई थी उसके अपने किसी ऑफिस कॉलीग से, और उसने उसे आधी रात को फ़ोन करके धमकी दी कि अगली बार से मुझे 4 लोगों के बीच ऐसा मत बोलना, वरना मैं तुम्हें झूठे SC/ST एक्ट में फंसा दूंगा। यही सवर्णों के डर का कारण है जो देश के कोने कोने में विरोध बनकर उभर रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। यूजीसी बिल को लेकर जिस तरह से देश भर में एक बहस छिड़ गया है, तो हम पटना हाईकोर्ट के बाहर खड़े हैं और नीति निहा जी हमारे साथ है। इनसे ही समझेंगे कि आखिर वकील के नजरिए से इस कानून में कहाँ दिक्कत आ रही है। जो आपस में स्वर्ण समाज और दलित समाज आपस में भिड़ गए हैं, छात्र भिड़ गए हैं, लेकिन कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों खामोश है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस कानून को कैसे देख रही हैं आप? मैं इस कानून को बशर्ते उस काले कानून के रूप में देख रही हूँ जहाँ भारत सरकार के पास समय ही नहीं, सोच की भी कमी नहीं थी। जब आप देखेंगे कि यदि ये यूजीसी का नया रूल्स, इक्विटी रूल्स 2026 जो आया है, इसके लिए लंबा समय लिया है इस कमेटी ने, जिसे इसका गठन हुआ है रूल्स का, और इस कमेटी में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग थे। जब आम जनता संसद में इतने प्रतिष्ठित लोगों को, सोच से परे लोगों को भेजती है चुनकर, तो क्या उनकी जवाबदेही यही बनती है कि उन विश्वविद्यालयों में जहां हमारा आने वाला कल तैयार हो रहा है, वहां पर ऐसे नियमों को लागू किया जाए जो बंटवारे का काम करे। जब एक विद्यार्थी अपना स्कूल के दिनों को छोड़कर विश्वविद्यालय पहुंचता है, तो वो उसके उस नए नागरिकता के, मैं समझती हूँ, दौर की उत्पत्ति का समय होता है, जहाँ से वो एक ऐसा शख्सियत बनकर उभरे कि समाज में बड़े परिवर्तन का बदलाव कर सके। तो जब वहीं पर ऐसी जातिगत विभाजन जैसे काम को अंजाम दिया जाएगा, तो सरकार बंद आंखों से ये कहना क्या चाह रही है? शिक्षा मंत्री भी खामोश है, कानून मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ भाजपा कहती थी बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ बांटने वाले कानून लेकर आ गए। देखिए, खामोश होना न केवल शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, बल्कि बड़े स्तर पर कई लोगों की चुप्पी यहाँ बहुत जायज़ बनती है, क्योंकि चुप नहीं रहेंगे तो राजनीतिक रोटियां सेकेंगे कैसे। ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ पे आने वाले नौजवानों के बीच जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जाता है, तो उन्हीं के श्रमदान का भरपूर उपयोग किया जाता है चुनाव को जीतने के लिए, तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे कहाँ? तो उनकी जात पे राजनीति करते, स्वर्ण समाज के नेता हो या दलित समाज के नेता हो, दोनों खामोश है, दोनों कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आपस में तो दोनों समाज लड़ भिड़ रहा, देख ही रही हैं आप। देखिए, यही तो दौर होता है। जब चुनाव जीतना हो, जब चुनाव का समय आएगा, तो फिर वो बातें ऐसी करते हैं कि हमारे लिए सवर्ण क्या, हमारे लिए दूसरा वर्ण क्या। लेकिन जब 5 साल उनको हाथ में दे दिए जाते हैं, तब फिर जब वो ज़मीन पर उन्हें सही कानून बनाकर लागू करने की बात होती है, तब फिर वो उभर कर आते हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी गरम करते हैं। जब 2 लोग लड़ेंगे तो इसमें फ़ायदा कोई तीसरा उठाता है। लगता अभी उचित समय था यूजीसी कानून लाने के लिए, या सरकार जनता को बरगला रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है यूजीसी कानून लाने का बिल्कुल ये ठीक समय था, लाना चाहिए था। इवन मैं समझती हूँ समय में थोड़ी देरी भी हुई है, और पहले आता तो न जाने हमारे कितने यंग माइंड्स जो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में पहुँचते हैं, और वहाँ जाकर जब वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, और इतना ज़्यादा फेस करते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी रैगिंग होती है कि उनकी जान तक चली जाती है। जैसे हमारी नज़रों में राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही तो केस हाईलाइटेड निकल कर आए थे, जिसमें स्वर्गीय रोहित विरमला जी का केस था, डॉक्टर पल्लवी का केस था महाराष्ट्र से। तो ये तो कुछ राष्ट्रीय स्तरीय निकल कर आते हैं, न जाने ऐसे कितने मामले होते हैं जो उन्हीं हॉस्टल की ज़मीनों में दब जाते हैं कैंपस में। तो मुझे लगता है यूजीसी को ये रूल काफ़ी पहले लाना चाहिए था, लेकिन अगर यूजीसी ने ये रूल लाया तो उन्हें इनएप्रोप्रिएट, अधूरा कानून लाने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं थी। स्वर्ण समाज के बच्चे कह रहे थे उसमें हमारा नाम क्यों नहीं है? स्वर्ण समाज के अलावा सबको रखा गया, क्योंकि उनके बच्चों के साथ भी तो कैंपस में भेदभाव होता है।
देखिए, मैं अगर इस कानून का एक विधिक तर्क दूँ, एक लीगल एंगल जो प्रेजेंट करना चाहूँगी, इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक हम यही देखते आ रहे हैं कि जब हिंदुस्तान का संविधान भी बन रहा था तो मैक्सिमम क्या किया गया कि कट कॉपी पेस्ट किया गया। जो वहाँ अच्छा लगा वो उठा के हमने रख लिया, जो किसी दूसरे जगह अच्छा लगा हमने वो उठा कर रख लिया। आपको जानकर बड़ी, तो उस समय तो खैर हिंदुस्तान की परिस्थिति कुछ ऐसी थी, लेकिन अमेंडमेंट भी रखा गया जो समय समय पर हिंदुस्तान के संविधान में संशोधन भी किए गए सामाजिक दौर को देखते हुए, ज़रूरतों को देखते हुए। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अभी यदि आप यूजीसी के रूल्स को देखेंगे तो जनता को जानकर बड़ा अचंभा होगा कि यूजीसी नए रूल को बनाने की जो कमेटी थी उन्होंने भी यही कट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है। जो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई थी, जहाँ पे ये जो नॉर्थ साउथ कॉपरेशन बना, जिसका एक कॉन्सिक्वेंस जिसका एक रीज़न था वाइट मैन्स बर्डन, है ना, कि इतना ज़्यादा कॉलोनियलिज्म हुआ, इतना ज़्यादा रेसिज्म हुआ कि वाइट मैन को अपने ऊपर बर्डन फील हुआ कि अब जो हमने इतना गलत किया है, कॉलोनियलाइजेशन किया, रेसिज्म किया, इसको हम कर्व कैसे करें। तो नॉर्थ साउथ कॉपरेशन के तौर पर चीज़ें निकल कर आई कि नॉर्थ यहाँ पे हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को कह रहे हैं और साउथ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को कह रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो यहाँ पे वाइट वर्सेस ब्राउन एंड ब्लैक हो गया, ब्लैक फॉर अफ्रीकन्स, ब्राउन्स फॉर इंडियंस, ब्राउन्स फॉर एशियंस। तो वाइट मैन ने ये बर्डन समझ लिया कि हमें अपना क्रिश्चियनिटी क्योंकि वहाँ प्रिवेल करती है, तो उन्हें लगा अगर हमें अपना सिन ख़त्म करना है तो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमने जो उन पर अत्याचार किया है उसको ठीक करना पड़ेगा। इस बात का जो जिम्मा उन्होंने उठाया, इसी चीज़ में निकल कर आई थी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, विविध, समता, समावेश, उस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हुए अब यहाँ यूजीसी ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश की है। तो यहाँ यूजीसी को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे जब ये आया था तो ये रेस के रिस्पेक्ट में आया था, प्रजाति के रिस्पेक्ट में आया था। आप हिंदुस्तान में जातीय चीज़ को कम करने के लिए, जातीय समावेशों को कम करने के लिए आप यहाँ पर ऐसा चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नए रूल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, वो भी ऐसे हिंदुस्तान का वो समाज जहाँ न जाने पौराणिक कालों से हमारे यहाँ जातीय विभाजन रहा है समाज में। तो फिर आप इसमें प्रजातीय स्तरीय जो चीज़ टिकी नहीं, आज भी आप देखें तो क्या अमेरिका में वाइट वर्सेस ब्लैक नहीं है? क्या वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा? क्या आज भी ब्लैक्स वहाँ बहुत सेफ है? नहीं है, राइट? तो जो चीज़ 100-200 साल चल गई फिर भी वहाँ पर पूर्ण रूप से अमल नहीं हुई, वहाँ भी आज भी लोग सुरक्षित नहीं है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप उसे राज्य में, किसी राष्ट्र में जातीय स्तर पर उसे लागू करने की कोशिश करेंगे, वो भी उस देश में जहाँ पौराणिक कालों से जातीय समावेश रहा है। तो आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं? समाज तो यही कहते हैं कैंपसों में भी हमारे साथ भेदभाव होता है, तो आपको लगता है कैंपस में भी, अभी तो किसी कैंपस से पास आउट हो रही होंगी, वहाँ के आपके साथ कभी हुआ है भेदभाव जाति के आधार पर? मैं अपना निजी मत दूँ तो मेरे साथ कभी ऐसा जातीय मतभेद तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने ये बातें ज़रूर सुनी थी कि अरे ये बिहार से है, अरे ये बिहारी हैं। तो इस तरह का क्षेत्रवाद मैंने झेला है, लेकिन मैंने जातीय तो नहीं झेला। क्योंकि मैंने क्षेत्रवाद झेला है तो मैं ये इस बात पर बिल्कुल अमल करूँगी कि हाँ, जातीय विभाजन ज़रूर होता होगा, जातीय डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर होता होगा। तो स्वर्ण बच्चे कह रहे हैं तो हमारे साथ भी तो होता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं यूजीसी के अंदर प्रावधान रखे गए हैं? देखिए, जो भी सवर्ण वर्ग के बच्चे इन बातों को सामने लेकर के आ रहे हैं, मैं उनको सुनिश्चित करना चाहूँगी कि आपका जो ये मुद्दा है ये बिल्कुल सही है। इन्हीं मुद्दों के अंतर्गत जो पूरे देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यूजीसी के जो नए इक्विटी रूल्स 2026 आए हैं ये एक सिलेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, चयनात्मक सुरक्षा दे रहे हैं। और यहाँ सवर्णों को ऐसा लग रहा है कि हमारा यहाँ पर, आप खुद सोच कर देखिए ना कि जब किसी शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत जातीय परिचय ध्रुवीकरण होगा, वहाँ पर उसकी एग्जिस्टेंस प्रायोरिटी हो जाएगी, तो फिर आप कैसे उस चीज़ को, आप शैक्षणिक संस्था फिर सेक्युलर तो नहीं रहेगा ना। और बच्चे जब किसी जगह पढ़ने जाते हैं, आप ज्ञान के मंदिर में
यदि आप इन चीज़ों को लेकर के आएंगे तो ये गलत है। हम ये कहें कि भेदभाव होता है, जी हाँ भेदभाव होता है। क्या उन भेदभावों को रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए। लेकिन भेदभाव को रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कानून ला दें कि जहाँ सामाजिक विभाजन हो जाए, है ना। किसी एक समाज को बचाने के लिए आप ऐसा कानून नहीं बना सकते कि दूसरा समाज गिरने लगे। अब इस पर लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं कि हिंदू बट रहे हैं, ब्राह्मणों का गला कट जाएगा, न जाने क्या न जाने क्या। तो इन मुद्दों पर मेरा यही कहना है कि वो तमाम नेता जो सारे ऐसे काम कर रहे हैं और जो सारे ऐसी टिप्पणियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो नौजवान युवा खून है वो वैसे ही कई चीज़ों से गुजर रही है हिंदुस्तान में। ना यहाँ के कॉलेजेस में परीक्षाएं समय पर होती हैं, सीट्स कम रहती हैं, रिजर्वेशन भी उतना ज़्यादा है, एक यंग माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आप सोच नहीं सकते हैं, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा है। सरकारी नौकरी के पीछे होड़ लगी है और सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं। तो एक यंग माइंड पे कितना प्रेशर है आप सोच नहीं सकते हैं। आपको अगर संसद भेजा गया है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप विधानसभा या संसद पहुंच रहे हैं, आप किसी की समस्या कम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बढ़ाने का काम मत करिए। वो यंग बच्चे जो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, घुलेंगे, कुछ सीखेंगे, वो कहते हैं ना कि आपके मरने के बाद आपके कर्म होते हैं जिस बदौलत आपको समाज याद रखता है। तो वो कर्म को बनाने की जो नींव है वो विश्वविद्यालयों से रखी जाती है, ऐसा मैं मानती हूँ। सामाजिक तौर पर खास करके जब उन्हीं विश्वविद्यालयों में बच्चे बढ़ते चले जाएंगे केवल अपनी सुरक्षा के नाम पर, तो फिर क्या रह गया। लेकिन यूजीसी के आड़ में जिस तरह से ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं, ठाकुर विरोधी, हिंदू राष्ट्र, तो आपको नहीं लगा यूजीसी के आड़ में कोई राजनीति कर रहा है? बेशक कर रहे हैं लोग, बेशक, मैं यही कहूँगी बेशक कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि इस कानून ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़े सुधार की ज़रूरत है। अगली सुनवाई तक अगर नए रूल्स में कुछ सुधार आए, जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि मान लीजिए दहेज प्रताड़ना पर कानून बना, ऐसा तो नहीं है कि दहेज के झूठे मामले दर्ज नहीं होते। रेप पर इतना ठोस कानून है, तो क्या रेप के झूठे एक्ट पे है? जी बिल्कुल। मैं आपको हाल का ही एक मामला बताती हूँ, जहाँ मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया था आधी रात, और वो मुझसे कह रहा था कि बातों बातों में कुछ हल्की फुल्की मजाकिया बहस हुई थी उसके अपने किसी ऑफिस कॉलीग से, और उसने उसे आधी रात को फ़ोन करके धमकी दी कि अगली बार से मुझे 4 लोगों के बीच ऐसा मत बोलना, वरना मैं तुम्हें झूठे SC/ST एक्ट में फंसा दूंगा। और वो परेशान होकर मुझे आधी रात फ़ोन किया कि तुम तो एक वकील हो, क्या तुम मुझे राय दे सकती हो, क्या तुम मेरी कोई मदद कर पाओगी, मुझे सलाह दो, मुझे क्या करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कानून बना देते हैं तो उन पर झूठे मामले दर्ज नहीं होंगे। यही सवर्णों के डर का कारण है जो देश के कोने कोने में विरोध बनकर उभर रहा है। जब यूजीसी एक ऐसे कानून बना रही है कि एक वर्ग को आप सुरक्षित करने की ओर लगे हुए हैं, तो आप ऐसा भी तो कानून रखिए। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखिए, अगर एक कंप्लेन होता है 24 घंटे में कमेटी बनेगी, 15 दिन में जांच हो जाएगी, 7 दिन में निष्कर्ष देना है, और अगर फिर ओम्बड्समैन भी आपको मिलेगा, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, आप ऑफलाइन कंप्लेन कर सकते हो, और कंप्लेन करने के लिए भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस आप वो देखोगे। रीज़न क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इम्प्लिसिट है, वर्बल है, या आपने कुछ ऐसा कंडक्ट किया है जिसका उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा जातिगत विभाजन किया जा रहा है मेरे कार्यस्थल पर। तो इतनी सारी चीज़ें आप इम्प्लिसिट कर रहे हो एक कम्युनिटी के लिए, तो क्या दूसरी कम्युनिटी के लिए जब आप कुछ भी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं दे रहे हो, तो वो सड़कों पे क्यों नहीं उतरेंगे। लेकिन जो लोग दूसरे दलित समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सिस्टम में भी इन्हीं के लोग बैठे हुए, कैंपसों में इन्हीं के लोग बैठे हैं, प्रोफेसर इन्हीं के लोग हैं, प्रिंसिपल इन्हीं के लोग हैं, तो फिर इनके साथ कैसे भेदभाव हो सकता है? देखिए, ऐसा कहना कि इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं, रिजर्वेशन का कानून आया ही क्यों था? हर तरह से समाज को उभारने के लिए, ऊपर लाने के लिए, है ना। आज भी यदि आप देखेंगे तो आज आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, न जाने कितनी PhD की सीटें हैं अच्छी स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ PhD की सीटें रिजर्व हैं, लेकिन वो खाली हैं। वहाँ पे कोई भी बच्चा जाके पढ़ सकता था, कोई भी बहुत अच्छा कर सकता था, कोई भी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो रिजर्वेशन के आधार पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिजर्व कर दी गई, वहाँ तक उस कम्युनिटी का कोई इंसान पहुँचा नहीं, तो वो एक सीट खाली रह गई। वो सीट 4 साल, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए खाली रह गई। क्या ये सही है?
नहीं है। जब आपको पहले आप कहते हो आपको मौका नहीं दिया जाता, फिर जब आपको मौका दिया जा रहा है तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो। अच्छा हाँ, ये भी बात है कि वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास रिसोर्स की कमी हो जाती है। वाकई ये बात सही है। अगर आप सिर्फ रिजर्वेशन के कानून को ही हाथ में लेकर के चले, अरे भाई तुम्हें तो इतना रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो फिर आज समाज में ये बात क्यों उठ रही है कि SC ST में भी सब डिविजन्स होने चाहिए, OBC में भी सब डिविजन्स होने चाहिए। तो हर वर्ग के अगर सबों को साथ लेकर के चले, सबों को रिजर्वेशन ही देते चलेंगे तो समाज कहाँ बचेगा। बेहतर होगा उतना ही दिया जाए जितने की आवश्यकता है। इंडियन प्रियम्बल में अगर सेक्युलरिज्म का वर्ड दिया गया है तो आपकी समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने का कौन सा ऐसा प्रतिलाप है जो सरकार या फिर कोर्ट छोड़ देती है। आपके साथ ज़रा भी हनन हो तो क्या आपके लिए सुरक्षा उपलब्ध नहीं है? बिल्कुल है। आपने जैसे अपने दोस्त का जिक्र किया, SC ST एक्ट का लगता है गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे मामले आए हैं, मैं यदि आपको सत्य बताऊँ तो मेरे पास कुछ ऐसे मामले आए थे जो बहुत छोटी सी बात थी और कहते हैं ना, अहंकार और स्वाभिमान में धागे बराबर का फ़र्क होता है। केवल बहुत अच्छी अच्छी दोस्तियाँ इसी पर बिखर गई। जी, विष्णु तिवारी का केस आया था, विष्णु तिवारी का केस, उसमें भी SC ST एक्ट का ही जिक्र किया गया था। तो स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं कि रोहित बोमुला का जिक्र होता है तो विष्णु तिवारी का जिक्र क्यों नहीं होता है, क्योंकि 20 साल उन SC ST लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया था। तो उनका ये कहना था कि 20 साल में हमारा परिवार बिखर गया, हमारी ज़िंदगी आधी बीत गई, तो ये तो गलत इस्तेमाल हुआ ना। देखिए, जो विधिक कार्यशाला है वो इस आधार पर चलती है, खासकर क्रिमिनल केसेस के सिस्टम्स में ऐसा चलता है कि भले 99 अपराधी छूट जाएं लेकिन किसी भी एक बेकसूर को सज़ा होनी नहीं चाहिए। बट इंडियन लीगल सिस्टम ऐसे भी रन करता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोसिक्यूशन पे जिन्होंने ये दर्ज कराया है कि हमारे साथ गलत हुआ है मामला, उन पर बर्डन होता है। प्रोसिक्यूशन इस चीज़ पे डिपेंडेंट करता है कि हमें प्रूफ करना है कि हमारे साथ गलत क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। यहाँ डिफेंडेंट खुद को बचाने में सिर्फ यही कहता है झूठ पे झूठ बोले, झूठ पे झूठ बोले। लेकिन अगर आप बाहर देखें तो वहाँ लीगल सिस्टम ऐसा होता है कि डिफेंडेंट पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। तो जिस दिन मुझे लगता है जिस दिन बर्डन ऑफ प्रूफ इंडियन लीगल सिस्टम में चेंज होगा उस दिन ज़रूर बहुत गहरा बदलाव आएगा और तमाम झूठे से झूठे मामले जो दर्ज किए जाते हैं वो भी बदलेंगे। अभी रुचि तिवारी का केस चला, रुचि तिवारी एक पत्रकार है वो जो कवर करने के लिए गई थी, उसके साथ जो घटना हुई। जी, दिल्ली की ये घटना है। बड़ी शर्मनाक घटना रही। उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, मैंने भी देखा था। केवल इस आधार पर किसी को मॉब लिंचिंग की तरह एक विक्टिम बनाना कि वो ब्राह्मण है, दिस वाज वेरी वेरी रॉन्ग, बहुत ही गलत हुआ था। और वो भी एक महिला। लेकिन किस आधार पे हुआ, क्यों हुआ, मामला क्या था? क्योंकि जितना मैंने सुना है वो एक पत्रकार थी, केवल वहाँ रिकॉर्ड करने के लिए गई थी और मामला इतना बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? अगर जो लोग उन्हें बेवजह पकड़ भी लिए सिर्फ इस नाम पे कि वो ब्राह्मण है, उन्होंने गलती क्या की? उन्होंने आपसे सवाल क्या किया? उन्होंने आपसे गलत क्या किया? क्या उन्होंने आपके एडमिशन प्रोसीजर में सीट ले लिया? क्या उन्होंने आपके वो तो वहाँ ये हाईलाइट करने के लिए गई थी ना कि देखिए यहाँ लोग कैसे हैं, यहाँ बच्चे कहना क्या चाह रहे हैं। तो उग्रवादी लोग जो अननेसेसरी यंग माइंड्स को डेविएट कर रहे हैं चीज़ों से, इन चीज़ों से मुझे लगता है छात्रों को बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रुचि से इसलिए दिक्कत थी क्योंकि तिवारी था उनका टाइटल, एक विशेष वर्ग को ये रिप्रेजेंट कर रही है। उस हिसाब से तो मैं भी कह सकती हूँ कि मेरे नाम में देखिए तो आप कोई टाइटल नहीं। ये एक घटना मुझे याद आती है, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन एक बहुत रेप्यूटेड बैंक में मैं गई थी और मुझे जस्ट अपना पासबुक अपडेट करवाना था और वहाँ पे जो बैंकर थी पासबुक अपडेट करने के लिए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके 2 नाम हैं? मैंने कहा जी। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद पूछा आपके 2 नाम हैं? मैंने कहा जी। फिर उनके बगल में जो उनके सहकर्मी बैठे थे उन्होंने कहा कि अरे रिजर्व कैटेगरी से होंगे, टाइटल नहीं बता रहे। दे इनडायरेक्टली अज्यूम्ड कि मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ विदाउट ये चीज़ जाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं उनके लिए कस्टमर हूँ, राइट? मैं रिजर्व्ड हूँ कैटेगरी से, आती हूँ नहीं आती हूँ, इंडियन हूँ, ओवरसीज़ हूँ, इस बात से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहली चीज़, मैं आपकी कस्टमर हूँ, आपको मुझे सर्विस रेंडर करना ये मैटर करता है, ना कि ये कि आप जाने कि मेरी कैटेगरी क्या है। क्यों? अगर मैं SC ST से हूँ तो आप मेरा पासबुक अपडेट नहीं करेंगे?
ऐसा होता है कि किसी का टाइटल देख के परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं कि ये इस बिल्कुल, समाज से आता ये है। बात तो है। टाइटल देख मैं ये कहूँ कि लोग नहीं करते, ये गलत है। बिल्कुल लोग करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हिंदुस्तान की अब पौराणिक काल से चला आ रहा है ना वो जातिवाद, आप कहीं ना कहीं है। आप उसे कम करने की कोशिश कर सकते हो, आप समाज को उभारने की कोशिश कर सकते हो, आप उसे खत्म नहीं कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करूंगी, हिंदुस्तान के समाज में आप जातिवाद खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप जातीय समीकरण को देखते हुए आप एक कौम को उठा सकते हैं। आप समाज में ऊपर उठिए, क्यों नहीं उठे? ज्योतिबा फुले जी देखिए, उन्होंने महिलाओं के लिए कितना काम किया। 1970 के दशक में दलित पैंथर्स करके महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हुए थे, जिन्होंने मराठाओं के अधिकार को लेकर के उभर कर आए थे। इन सबों से ऊपर जिनके सामने आज हम खड़े हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब, इन्होंने कितना क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए, जरा आप सोचिए, वो भी विधिक तौर पर। हाँ, इन्हीं की देन है शायद कि आज हिंदुस्तान में आप किसी को साफ जगह पानी पीने से नहीं रोक सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि तुम एक कौम से आए हो तो तुम इस मंदिर में खड़े नहीं हो सकते, तुम मेरी हवा को दूषित कर रहे हो, ये वो सब। राइट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 21 में कई चीज़ों का इंक्लूड करना, राइट टू ड्रिंक अ वाटर। सोचिए, समाज का ऐसा भी वर्ग था जिसे पानी पीने तक की एक साफ जगह से इजाज़त नहीं थी। तो कई चीज़ें, आप, मुझे ऐसा लगता है आप रिजर्वेशन का यूज़ करिए चीज़ों को उभारने के लिए, और अगर आप सही नीयत से सही दिशा में करेंगे तो बेशक आप कर सकते हैं। आपने यूजीसी को काला कानून कहा, यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स 2026 को काला कानून कहा। विद्यार्थियों के पर्सपेक्टिव से, वो विद्यार्थी जो हिंदुस्तान के कोने कोने में आज सड़क पे उतर गए हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। अगर मैं आज किसी कैंपस में पढ़ने के लिए आई हूँ, मेरे साथ जातीय, मैं अगर हाईकोर्ट ही आ रही हूँ, मेरे साथ अगर जातीय स्तर पर दुष्व्यवहार हो रहा है, तो आप बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं। मैं घर से निकल रही हूँ, मैं एक समाज में आ रही हूँ, मैं बाहर निकल रही हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हारी जाति क्या है, अरे तुम हमारे पास मत आओ, तुम हमारे साथ काम मत करो, ये नहीं वो नहीं। क्या ये सही है? नहीं है। जब आप घर से, कोई भी हो, मुझे लगता है बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो ना, आप अपने पहले दोस्त हो। तो जब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में नहीं रह जाएगी, समाज आपको बहिष्कृत कर रहा होगा बहुत छोटी सी चीज़ पे, जो आपका आधार भी नहीं है, जो आपके लिए बहुत मैटर नहीं करता है ना। ये क्योंकि देखिए, हमारे माँ बाप हम नहीं चुनते, हमारे दोस्त हम चुनते हैं, हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि समाज में हम कैसे जाने जाएंगे। तो इस आधार पर यदि आप देखें, तो अगर समाज मुझे बहिष्कृत कर रहा है तो क्या ये सही है? नहीं है। जी, सरकार के कानून वापस ले लेगी। मुझे लग रहा है सरकार को ये कानून वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, कैंपस के अंदर मैं ये बात बिल्कुल अग्री करूँगी कि जातीय विभाजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स निकल कर आए हैं, और उनकी सुरक्षा निश्चित करना शैक्षणिक संस्थानों पर बिल्कुल यूजीसी की जिम्मेदारी है, उन्हें करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि आप सिलेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सिलेक्टिव प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। तो नीति नेहा जी की आप बातों से कितनी सहमत है या असहमत है? यूजीसी के कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।